अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर मलिक। आज वीलॉग का मौजू ढूंढते बड़ी आसानी हुई मुझे। वैसे तो अफसोसनाक बात है, कल शाम से रात से ही इस पूरे मुल्क में एक ज़लज़ले की कैफियत है, एक भूचाल है, एक सैलाब आ गया जी कि वो इमरान खान साहब ने तो कह दिया, खान ने कह दिया, क्या कह दिया जी, उसने कह दिया जी कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे जी। पाकिस्तान का जो एटमी असला है वो ख़तरे में है और जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसको शदीद मुश्किलात का या दबाव का शिकार होगी, रुतबा हो सकती है। इस पे करेंगे बात। मौजू यही है कि ख़ान साहब ने जो बात की है कितनी रैशनल है, इसमें क्या सेंस है कि नहीं है, क्या उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की है, यही आज के वीलॉग का मौजू है। मगर उससे पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहम है, वो है हमारा पॉलिटिकल कल्चर। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है ख़ास तौर पे गुज़श्ता 10-15 साल से, वो दो एक्सट्रीम होती है। यहाँ पे कोई चीज़ सैनिटी नहीं होती, गुफ्तगू नहीं होती, एक बहस नहीं होती, कोई एक ऐसी अप्रोच नहीं होती कि ये बात हुई है तो इस पे ये आर्गूमेंट है, इस पे ये आर्गूमेंट है। और जो अच्छा आर्गूमेंट है, जो बेहतर आर्गूमेंट है, जो बेहतर डाटा बेस है, जिसमें मालूमात ज़्यादा है, जो रैशनल बात है, जो रियलिस्टिक बात है, उसको माना जाए। यही इंसान की तरक्की है, यही इंसान ने सीखा है, इसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। मगर हमारा तो इस तरह का कोई काम ही नहीं ना हमारे पॉलिटिकल कल्चर में। हमारे पॉलिटिकल कल्चर क्या है? हमारा पॉलिटिकल कल्चर होता है कि आप किसके साथ हैं। अगर वो आपका उस पर दिल आ गया है या आप मेंटली पॉलिटिकली उसके साथ हैं, तो फिर वो जो बात करेगा वो हीरो है, और जो सामने वाला जो अपोजिट है वो कहेगा ये ज़ीरो है। अच्छा, एक जो अगर आप किसी सियासी तौर पे किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं तो फिर आप मुहिब वतन हैं, दूसरे के लिए गरदार हैं। आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप तो इंडियन एजेंट हैं, आप इसराइली एजेंट हैं, आप अमेरिकन एजेंट हैं, आपको इस मुल्क से प्यार नहीं। तो एक एक्सट्रीम का जो कल्चर है उसी में मैं समझ रहा हूँ कि कल से एक भूचाल आया। मुझे एक भी जगह पे पूरे सोशल मीडिया पे या मैस मीडिया में कहीं पे ये नज़र नहीं आया कि यार ये मुल्क का एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो 3.5 साल इस मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव रहा है। इसको ये भी पता है कि फ़ौज किस तरह चलती है, इसको ये पता है कि दुनिया की कहाँ पे जा रही है, इसको ये पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, इसको ये पता है कि इस रियासत पे दबाव क्या है, इसको ये पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो अंदर किस तरह की मुश्किलात है, कहाँ पे मुल्क खड़ा है, कहाँ जा रहा है। अच्छे बुरे की आप डिसएग्री कर सकते हैं। इमरान खान को मैं खुद सबसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ इमरान का, मैं 1% भी इमरान के साथ नहीं। मगर जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूँ कि जब कहीं पे भी साबिक़ वज़ीर आज़म बात करता है तो उसको सोसाइटीज़ इस इमोशन में नहीं लेती, ये गरदार है कि यह मुल्क का बहुत हमदर्द है, बहुत समझदार है, बड़ा नेक है, यह बद है। तो ये जो एक्सट्रीम एटीट्यूड है ना, या तो आप बहुत ही ज़्यादा नेक है या आप बहुत ही ज़्यादा बद है, इस तरह हो नहीं सकता। हम इंसान इस तरह नहीं होता कि या मेरे 100 में से 100 नंबर हो या 0 नंबर हो। किसी के 60 हैं, कोई 70 हैं, तो हम दरमियान की राह में आते नहीं हैं, हम एवरेज ढूंढते नहीं हैं, हम रैशनैलिटी से इतने दूर हो गए हैं। मतलब इसकी मैं छोटी सी इस मौजू पे आगे जाने से पहले मैं सोच रहा था कि अमरीकी देखें, जो सियानी कौमें हैं, समझदार कौमें हैं, वो किस तरह अपने हुक्मरानों को या उनके एक्सपीरियंस को किस तरह यूज़ करते हैं। अमेरिका की ट्रेडिशन ये है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट 4 साल की अपनी हुकूमत ख़त्म करता है, वैसे तो 2 से ज़्यादा टेन्योर के बाद वो आपको सियासत में आने नहीं देते। वो समझते हैं कि आप क्योंकि एक दफ़ा एक अहम ओहदों पे रह गए, लिहाजा वो आपको कंट्रोवर्सी में आने नहीं देते कि आप पे बिला वजह का एक तनकीद हो। वो ग्रेस रखते हैं अपनी रियासत की कि क्योंकि ये रियासत का हेडर है, लिहाजा अब ये दोबारा सियासत में नहीं आएगा। और जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट रिटायर होता है 4 ईयर्स के बाद, आपको सुन के हैरत होगी, उसकी जहाँ से वो पैदा होता है, जिस रियासत का, जिस शहर का वो शहरी होता है, वहाँ पे उसको एक लाइब्रेरी बना दी जाती है। जैसे अगर रेगन प्रेसिडेंट रिटायर हुआ है तो रेगन लाइब्रेरी उसका नाम होगा। अगर जिस तरह ट्रंप अब प्रेसिडेंट है तो उसकी ना लाइब्रेरी का नाम होगा और उसके शहर में होगी। जिमी कार्टर मेरा 1980 में अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसकी टाइम ख़त्म हुआ है। आज 42 ईयर्स हो गए हैं, वो आज भी जॉर्जिया अटलांटा का रहने वाला है। वो छोटी सी रियासत है वहाँ पे आज भी जिमी कार्टर उसकी लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी में रिसर्च करे, किताबें हैं, लोग आएँ, पढ़ें लिखें। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप जब किसी भी रियासत की हुक्मरानी करते हैं या आप उसके चीफ़ एग्जेक्टिव होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस पूरी सोसाइटी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। मगर हमने किसी एक बंदे ने भी ये गौर नहीं किया, ये इमरान खान नहीं है, ये पीटीए का चेयरमैन नहीं, ये पाकिस्तान का 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है और ये 12-15 साल से कम अज़ कम KPK में जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम सूबा है, उसकी तीसरी हुकूमत का ये सरबराह ही उस पार्टी का। तो ये ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ पार्ट ऑफ द स्टेट। तो अगर वो ये 3 चीज़ें कह रहा है कि ये हालात है, तो उसने किस कंडीशन में बात की है, ये असल बात है।
तो मैंने जो उनकी सारी बात समझी है, अभी आज फिर मैं उनका जलसा जो शांगला में उन्होंने किया है, उन्होंने इमरान ने फिर वही बात की है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ और सोवियत यूनियन को का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मुझे जो बात समझ आई है, मैं कहीं नहीं ये कह रहा कि इमरान ने बहुत अच्छा किया, ना मैं ये कह रहा इमरान ने गलत किया। मेरा सारा आर्गूमेंट ये कि इमरान ने जो है उसका तज्ज़िया होना चाहिए, उसका एक एनालिसिस होना चाहिए, उसकी एक चीड़ फाड़ होनी चाहिए कि क्या ये संजीदा बात है, ये वज़ीर आज़म साबिक़ ने कही है, क्या इसमें वाकई कोई हमारे लिए ख़तरा है। अगर हमारे लिए ख़तरा है तो हम बतौर कौम इकट्ठे हों, बैठें, सोचें कि इसको किस तरह ख़त्म करना है। ये है एक हेल्दी थिंकिंग, ये है हेल्दी पॉलिटिकल माइंडसेट। मगर हमारा तो एक्सट्रीम है। कल शाम से मैं देख रहा हूँ, एक के लिए वो गद्दार बन गया, दूसरे के लिए वो बड़ा नेक आदमी है, एक के लिए वो सच्चा पाकिस्तानी है, सच्चा मुसलमान है, दूसरे ने कह दिया देखें जी हमने तो 30 साल पहले कह दिया था कि ये एजेंट आएगा, ये फ़लाँ मुल्क का एजेंट है, फ़लाँ मुल्क का एजेंट है, और देखें इसके अंदर से आ गया कि इसको तो पाकिस्तान से प्यार ही नहीं है, ये तो 3 टुकड़े करने के लिए तुला हुआ है, ये पाकिस्तान तोड़ने पे खुश है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक इदारा है उसको तोड़ के कह रहा है ख़त्म होंगे। तो मेरा ख्याल है यही मेरा टॉपिक है। तो जो आज सोवियत यूनियन की बात इमरान खान ने जो अपना शांगला के जलसे में की कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है इमरान का जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि आपकी जो इकॉनमी है, जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकल बात करता है, जो कि अपना शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी तनकीद करता है, मगर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जो हमारे मौजूदा माशी हालात हैं वो बड़े संजीदा हैं, बड़े सीरियस हैं, हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, और अगर ये क्राइसिस माली तौर पर रहा तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने से क्या मुराद है? डिफ़ॉल्ट से जो समझने वाली बात ये है कि अगर कोई रियासत या कोई माशरा जब माली तौर पर उसका नुकसान होगा तो उसका अफेक्ट क्या होगा? उसके जो इदारे हैं, क्योंकि इदारे अपने अंदर से तो पैसा नहीं ना लाते, इदारों को पैसा तो माशरा देता है, रियासत देती है, लोग देते हैं, टैक्स देता है। जो वहाँ पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी तो आप किस तरह सा, अगर किसी जगह पे सूरज ही नहीं होगा तो रोशनी कैसे आएगी? तो इमरान मेरे ख्याल में अगर आप उसको नॉन पॉलिटिकली इसका एनालिसिस करें तो एनालिसिस ये है कि दुनिया में ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि दुनिया की बहुत बहुत बड़ी बड़ी आर्मी, जिस तरह आज इमरान खान ने कोड किया सोवियत यूनियन को, तो सोवियत यूनियन जो अब रूस बन चुका है, जो कई रियासतों पर मुश्तमिल दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी थी, बल्कि आर्मी तादाद वाइज शायद सबसे बड़ी भी हो सकती है, वैसे तो चाइना की है, तो मगर रशियन जो एटॉमिक उनके पास जो असला था वो दुनिया में नंबर में सबसे ज़्यादा था। दुनिया की बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल पावर थी, और मुझे अच्छी तरह याद है 80s में रेगन अमेरिकन प्रेसिडेंट था, तो अमेरिकन इकॉनमी जो थी ना वो सोवियत यूनियन की इकॉनमी से बेहतर थी। अगर आपको याद हो, अगर आप कि 80s में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और वहाँ से उनको एक फ़ौजी उन पे प्रेशर आ गया, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। और अगर आप 80s में रेगन आता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, और रेगन को क्योंकि कैपिटलिस्ट माइंड था, उसको ये समझ थी कि दुनिया में जो फ़ौजें हैं, जो माइट है, जो मिलिट्री माइट है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो पैसे के लिए उसने स्टार वार शुरू कर दी। उसने नई रिसर्च कर दी कि हम आसमानों पे, हम खिलाओं में किस तरह लड़ेंगे। तो जब उसने अपना बजट बढ़ाया स्टार वार पे, स्टार असला बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि सोवियत यूनियन को उसे कम्पीट करना पड़ा। जब सोवियत यूनियन के पास फिनेंशियली उनकी पॉकेट्स डीप नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी डिफेंस एक्सपेंस बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से मुकाबला करना था। वो बाद में दुनिया को समझ आई, इवन सोवियत यूनियन को समझ आई कि रेगन का मकसद कोई स्टार वार नहीं था। रेगन का सिर्फ मकसद ये था कि किसी तरह सोवियत यूनियन का डिफेंस बजट बढ़ाया जाए, फ़ौज कीमती की जाए, फ़ौज के अखराजात ज़्यादा किए जाए, ताकि मुल्क में इतना दबाव आ जाए कि मुल्क का आम आदमी जो है वो महंगाई से मारा जाए, गुर्बत से मारा जाए, बेरोज़गारी से मारा जाए, और ये फ़ौज के होते हुए ये इतने अनलिमिटेड एटम बम, टैंक, तोपें, सारी चीज़ों होते के बावजूद सोवियत यूनियन किसी को पता ही नहीं चला, एक गोली चले बगैर सोवियत यूनियन ही ख़त्म हो गया। और वो 89-88 में करीब गोर्बाचोव साहब ने कहा जी कि सोवियत यूनियन कहानी की मुँह किला गया ठुक, आज से हम रूस हैं। वो उससे फिर आज़रबाईजान भी निकल गया, उज़्बेकिस्तान भी निकल गया, जॉर्जिया भी निकल गया, यूक्रेन भी निकल गया। तो एक मतलब दुनिया को समझ ही नहीं है कि इतने नए मुल्क बन गए और एक गोली नहीं चली। ये है इमरान खान का मेरा ख्याल है मैसेज कि पाकिस्तान का मसला, उसने पाकिस्तान की फ़ौज को मेरा नहीं ख्याल हिट किया कि ये ख़त्म हो जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि हम एटम बम भेज देंगे। मेरी राय में वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप मईशत को नहीं सही समझते, अपना असल दुश्मन नहीं जानते कि असल दुश्मन क्या है, अगर आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर आप फ़ौज को किस तरह रखेंगे? बात समझ आ रही है। अगर आप फ़ौज को नहीं रखेंगे तो अगर इस मुल्क में सबको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और बलूचिस्तान किसने बचाया हुआ है? आपकी इन्हीं इदारों ने बचाया। तो जब कोई चौकीदार ही नहीं होगा तो घर में जो मर्जी फिर आ जाए।
तो चौकीदार के लिए अगर आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो जब आप चौकीदार नहीं खड़ा करेंगे तो जो मर्जी आके आपके कमरे पे कब्जा कर ले। तो ये भी एक देखने का तरीका है। मैं कतन वकालत नहीं कर रहा कि इमरान ने ये कहा, ये मुझे समझ आई है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज का वीलॉग बजाय इस तरह किया जाए कि इमरान एक गरदार है, पाकिस्तान का दुश्मन है, फ़लाँ मुल्क का एजेंट है, देखो उसने पाकिस्तान की तौहीन कर दी। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है हमें ठंडे तरीके से सोचना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो PTA का चेयरमैन है। अगर हमें एक न्यूट्रली देखना पड़ेगा कि एक पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म जिसने इस रियासत को चलाया है, जिसने 4 बजट पाकिस्तान को दिए हैं, जिसने डिफेंस बजट पे पैसे एज ए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला किया कितने लगने हैं, जिसको पाकिस्तान की रियासत के अखराजात का पता है कि इस रियासत के पैसे आते कितने हैं। मैं थोड़ी सी आपको इसकी माली कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की, तो इमरान खान से अगर मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे ज़हन में, तो उसने तो ये मुल्क 3.5 साल चलाया। मैं आज ही सिर्फ देख रहा था, एक छोटी सी चीज़ लास्ट में आपसे शेयर करता चलूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि असल थ्रेट का है। हम फ़ौरन गरदार और ये बड़ी बड़ी लफ्ज़ करके ना बड़ा इमोशनलिज्म में जाके मसला हल कर लेते हैं, मगर मसला हल नहीं होता। कबूतर की तरह अगर आप आंखें बंद कर ले तो बिल्ली ने आपको खाना ही खाना है। तो बिल्ली कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ किधर। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी एक आबादी है और तकरीबन 6000 अरब के करीब ना ये जो मुल्क है ये सारा टैक्स इकट्ठा करता है। आसान ज़ुबान में रियासत का मतलब होता है कि वहाँ उसको टैक्स दें तो रियासत जो है उसको सर्विसेज दे, कि उसको स्कूल दे, एजुकेशन दे, दिफा दे, फ़ौज बना के दे, पुलिस बना के दे, अमनो मान दे। तो 6000 अरब जब आप देते हैं, मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें बताऊँगा। अगर मैं आपको अखराजात बताने शुरू कर दूँ तो आपको मेरा ख्याल 3 घंटे का ये वीलॉग हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 6000 रुपये जब आप अपने प्राइम मिनिस्टर की मेज़ पे रखते हैं, उसमें 2800 अरब रुपया आपने बिजली का आपका कर्जा है कि आप जो IPP से या दूसरों से बिजली ले रहे हैं, उधार पे लेते हैं, 2800 अरब रुपये का आपका वो कर्जा बन रहा है। 1000 अरब रुपया आपने PSO का देना है। 1500 अरब आपने गैस की पैसे देने हैं, जो आप गैस की सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बिजली, गैस और PSO, इसके ही हम पैसे करें तो तकरीबन 5000 अरब से ज़्यादा यही चले जाते हैं। अभी मैंने रियासत के अखराजात और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। अब पेट्रोल पे आ जाते हैं। अगर पेट्रोल पे जो हमारी सूरत हाल है, अगर उस पर सब्सिडी जो डिमांड कर रहा है अपना हमसे IMF, अगर उस पर चलें तो अभी 70 रुपये मज़ीद हमें महंगा करना पड़ेगा डीज़ल। अब आप इमेजिन कर लें, आपकी हालत ये है कि 2800 अरब रुपये आप पे बिजली आपके सर पे बैठी हुई है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद आपने 2800 अरब रुपया अगर IPPs को देंगे फिर आपको बिजली मिलेगी। तो इस महंगी बिजली से ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी, ना यहाँ रोज़गार आएगा, ना खुशहाली आएगी। तो मैं नहीं कह रहा कि मेरा दिल, मैं ना इमरान की उस स्टेटमेंट को कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि मैं ये कहूँ कि वो सही कह रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये होश के नाखून लेने का टाइम है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है। और हम हर चीज़ को सियासत में ले जाते हैं और सियासत में हमारा अपना मुफाद होता है। जब हमारा मुफाद हो तो यही बात बिलावल ने भी कही थी कि अगर सिंध के हालात ऐसे रहे या हमारे साथ फेडरल हुकूमत ने यही सलूक किया तो हो सकता है हमारे ज़हन में फिर सिंधु देश ही आएगा ना। इंटरेक्टली बिलावल ने भी यही बात कही थी। वो भी एक रैशनल बात है, मैं नहीं समझता। वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है, मुझे वो भी नहीं लगता, मुझे इमरान भी नहीं लगता, मुझे मरीम भी नहीं लगती। मुझे जुवेद लतीफ़ की बात याद आ गई कि उसने कहा था अगर मरीम को आप पकड़ेंगे तो हम भी सोचेंगे कि हम किस मुल्क का हिस्सा हैं। तो कुछ गुस्सा भी होता है, कुछ इनरेशनैलिटी भी होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बिलावल भी गद्दार हो गया, मरीम भी गद्दार हो गई, इमरान भी गद्दार हो गया। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, कि किस किस्म के हम पॉलिटिकल कल्चर में फंस गए हैं और इस कल्चर में रह के स्वाय जज्बातियत के, लड़ाई के, महाजराई के, मारा मारी के हमने कुछ नहीं छोड़ा। और जो हमारे दुश्मन हैं वो असल दुश्मन ने आपको बता दिए कहाँ खड़े हैं। अगर हमने उन असल दुश्मनों पर गौर ना किया तो शायद मुझे फिर डर है कि इमरान खान मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी कह रहा है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।